जब मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम मई जून 2023। पे क्वेश्चन नंबर मतलब जो आपका वेरिएंट है वो 1 है पेपर 2 का। इंसर्ट किया मैं जहाँ जहाँ नीड पड़ेगी वहां पे मैं आपको इंसर्ट शो कर दिया करूंगा कि आप लोग किस तरह हेल्प लेके काम कर सकते हो। पहले भी कहा है वापस कह रहा हूँ, पेपर 2 जब भी स्टार्ट करो मेरा क्वेश्चन पूरा पेपर मत पढ़ना। एक एक क्वेश्चन को करते चले जाओ, जहां स्टॉप हो ब्रेक मार के क्वेश्चन स्किप कर जाना, बट पूरा पेपर पढ़ने से जो आता है वो भी भूल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेफर टू द इंसर्ट फॉर द लिस्ट ऑफ pseudocode functions and operators. So the first question states, a programmer has written a program which includes a function calculate. आपके पास एक छोटा सा फंक्शन है which is calculate. When a program is run, the function returns an unexpected value. मतलब कोई ना कोई एरर आ रहा है. Describe how a typical integrated development environment could be used to help debug the program to find the errors in the function calculate. मतलब यहाँ पे आपसे इसने आपका क्या कहते हैं सर ये 4 मार्क्स है. स्टेपिंग वगैरह बोल रहा है ना, स्टेपिंग एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग। जब भी आपसे वो बात करता है डीबग द प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं. एक है सर आपके ब्रेक पास पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट क्या होता है? सर एक पॉइंट सर सेट एक करना पॉइंट। जहाँ तक वो प्रोग्राम रन करे और टू चेक फॉर एरर्स। सेटिंग अ ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट से होगा क्या, आपका प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा. वी कैन राइट सेटिंग अ ब्रेक पॉइंट टू स्टॉप द प्रोग्राम at a particular या at a specified point. अब जब आपने पॉइंट को रोक लिया, सही है, फिर आप क्या कर सकते हो? देन स्टेपिंग के एक एक करके लाइन को चेक करता जाए। एग्जैक्टली वी कैन यूज स्टेपिंग. इससे बेहतर है सिंगल स्टेपिंग लिख लो आप. सिंगल स्टेपिंग में होता क्या है, टू एग्जीक्यूट. सिंगल स्टेपिंग में आप लाइन बाय लाइन या एक स्टेटमेंट एक वक्त पे पढ़ते हो. टू एग्जीक्यूट वन लाइन एट अ टाइम एंड यूज एरर विंडो. एरर विंडो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर सकते हो. एंड यूज एरर विंडो टू चेक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. यहाँ पे जब भी एक जगह बात याद रखना कि जब भी वो आपसे डिस्क्राइब के बारे में पूछता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपने कोई भी बात बताई. जैसे अब ये पूछा डिस्क्राइब हाउ टिपिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो आपने कहा ब्रेक पॉइंट. ये एक पॉइंट बताया आपने, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपने. ये डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब डिस्क्राइब का मतलब होता है. तो आपने एक नाम दिया और फिर उसको मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, तो ये टोटल दो, एक एक दो दो मार्क्स करके बढ़ गए. ये टोटल जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑफ 6 मार्क्स है. कोशिश करो थोड़ा लिखो, बट क्वालिटी वाला लिखना. क्वांटिटी नहीं मांगता एग्जाम में. सर ना एक चीज। जी बेटा बोलो. सर इसके अलावा इसमें मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हर लाइन के बाद आउटपुट करके देखे। कर सकते हो, यस बिल्कुल. जी सर, बस यही पूछना था। लेकिन देखो अब वो तुम्हारा यहाँ हो जाएगा हेल्प टू डीबग द प्रोग्राम. ये कह रहा है हाउ टिपिकल इंटीग्रेशन कुड बी यूज. इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट का फीचर आउटपुट करना तो नहीं है ना. अच्छा मतलब ये आईडी ही कैसे करती है, हम नहीं।
एग्जैक्टली ये, वरना तो आप ड्राई रन करके देखो, डीबग तो आप ड्राई रन के थ्रू भी कर सकते ओ ओके ओके सर। हो। Now, part B. The algorithm for function calculate contains three pseudocode statements shown. Describe the error in each statement or write no error if the statement contains no error. बेटा ये वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे सर दर्द होता है, क्योंकि यू नीड टू फाइंड द एरर. अब str2 num, सही, क्या ये +2 ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए? +2 ब्रैकेट के बाद होना चाहिए, क्यों? बेटा आपके पास ये जो str2 num का जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, सही, और एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है. str2 num के अंदर कौन सी आनी चाहिए आपके सर पास? स्ट्रिंग आनी चाहिए और स्ट्रिंग इंटीजर आना एक डला चाहिए. हुआ है तो उसको निकालना या चाहिए। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रहा होता तो str2 num बिल्कुल ठीक था, पर ये ब्रैकेट जो यहाँ वाला है ना, ये +2 को जो लेकर आ रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कैन नॉट ऐड so we can write cannot add a string into an integer. एक तो ये एरर है, और दूसरा क्या लग रहा है? एक एरर ये आप ये भी लिख सकते हो कि वी कैन नॉट पास एन इंटीजर पैरामीटर टू str2 num. सही है, तो आप दोनों में से कोई भी एक एरर लिख सकते हो. 3 मार्क के मतलब एक एक मार्क के बारे में पूछ रहा है. नाउ str2 num mid of cp this 4, 2. str2 num के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा आना चाहिए? स्ट्रिंग पैरामीटर आना चाहिए. अब ये जो पैरामीटर है मिड, मिड के अंदर भी स्ट्रिंग आना चाहिए. ये स्ट्रिंग है. इसमें कह रहा है फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4. यहाँ से स्टार्ट करना है. कितने कैरेक्टर्स उठाने? 2, 1, 7. तो बेटा क्या 1, 7 एक वैलिड स्ट्रिंग है? यस बिल्कुल है. क्या इसको नम में कन्वर्ट करवा सकते हो आप, इंटीजर में? यस सर, ये हो जाएगा। यस सर। तो वी कैन, अच्छा यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि देयर आर नो एरर्स, तो व्हाट यू नीड टू राइट इज नो एरर. आप नो लिख दें एरर। यहाँ पे नो. सिमिलरली स्टेटमेंट 3 के अंदर इफ मंथ ऑफ दिस डेट, कुछ टाइम पहले पेपर्स वगैरह जो भी मैंने अब तक जितने टेस्ट वगैरह लिए उसमें एक चीज नोटिस की थी कि आप लोगों को ये वाला जो फंक्शन है ना, देखो मंथ का फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं बताया था, बट इस तरह बहुत सारे ऐसे फंक्शन आ सकते हैं जो आपको नहीं पता. तो आपने अपनी मर्जी से देर होशियारी नहीं करनी, चुपचाप इधर आओ डेट के फंक्शन. अब डेट के फंक्शन में मंथ वाला जो है वो ये रहा. ओके, अंदर कौन सा पैरामीटर पास होता है? दिस डेट. ये रिटर्न क्या करता है? इंटीजर। इंटीजर. तो मुझे एक बात बताओ, इफ मंथ ऑफ दिस डे, ये जो भी रिटर्न करेगा वो कौन सी वाली होगी?
सर ये इंटीजर इंटीजर करेगा, लेकिन वो वहां पे स्ट्रिंग है, इसलिए वो मतलब एरर है वो। एग्जैक्टली exactly. या इंटीजर वैल्यू को आप कंपेयर करो, ग्रेटर देन या से कंपेयर कर सकते हो। नहीं सर, स्ट्रिंग वैल्यू से नहीं कर सकते। बेटा ये स्ट्रिंग नहीं है, कैरेक्टर है। मतलब ऐसे लिख लो कैरेक्टर। स्ट्रिंग तो वो मान लेगा, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या शो कर रहे होते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो वी कैन, एरर क्या है यहाँ पे? month function returns integer value and we cannot compare an integer value with character। ये तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मार्क्स गेनिंग होते हैं, मतलब फ्री के मार्क्स हैं आपके। Now part C, the program contains variables with values as follows। एक्टिव ट्रू है, 0.75 है, एग्जाम फॉल्स है। एक बात याद आए, जब भी ये एक्टिव लिखा हुआ एज इट इज है ना, इसका मतलब क्या है कि आप ये क्या लिख रहे हो यहाँ पे? ट्रू। ट्रू की बात कर रहे हो। सो वैल्यूएशंस है। बेटा क्या पॉइंट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 999 है? नहीं सर, अगर एक्टिव नहीं, ट्रू है। लेकिन एक्टिव ट्रू है तो, और में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या आता है? ट्रू आता है, विच मीन्स इवैल्यूएशन इसकी क्या होगी? ट्रू। नाउ पॉइंट्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0। बेटा पॉइंट्स की वैल्यू क्या है? 75। 75। 75 को जब डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं आएगा। तो मतलब मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स हो गई। एग्जाम्ड की वैल्यू क्या है? फॉल्स। एग्जाम्ड मेरा फॉल्स है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम उसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ये भी मेरा फॉल्स है, दोनों जीरो है मतलब। तो आउटपुट भी क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। नाउ इज माय पॉइंट इज लेस देन इक्वल टू 75? यस, लेस देन नहीं है, इक्वल्स टू है। मतलब ये वाली मेरी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। क्या मेरा एक्टिव और एग्जाम, ट्रू। अब एक्टिव की वैल्यू क्या है? ट्रू है। ट्रू। ट्रू है। एग्जाम की वैल्यू ट्रू हो फॉल्स है, तो जाएगा। ट्रू और फॉल्स का वैल्यू अगर ट्रू हम हो देखें तो जाएगा। ट्रू आएगा। ट्रू यहाँ भी होगा। ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, बीच में एंड आ रहा है। मतलब ट्रू 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 हो का जाएगा। अगर करें तो आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू है। वैल्यूएशन ट्रू आएगी, ट्रू आएगा। आएगी। यस। एक्टिव और नॉट एक्टिव मतलब ट्रू। जी सर, ट्रू। सही है। एंड नॉट एग्जाम, बेटा एग्जाम की वैल्यू क्या है? फॉल्स। फॉल्स, लेकिन वो नॉट करके फॉल्स है। ट्रू हो जाएगा। एग्जैक्टली, नॉट और फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ट्रू होता है। तो ट्रू एंड ट्रू अगेन क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। अच्छा, नाउ एक बात कहता है, राइट एक्सप्रेशन फॉर, मतलब दिस वन, फ्रॉम द टेबल इन पार्ट C1 in its simplest form। सर नॉट बेटा एग्जैक्ट। क्यों? सर क्योंकि वो जो एक्टिव और नॉट एक्टिव है वो बेसिकली इट डजंट मीन एनीथिंग, वो हर केस में ट्रू ही होगा। हर केस में ट्रू नहीं, बेसिकली देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्टिव की वैल्यू 1 हो या 0 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर वो ठीक है। उस एक्टिव वाले जो कंपैरिजन है वही तो वो वाला पार्ट तो ट्रू ही रहेगा। हाँ, मैं बात को नहीं है, बात में ये कह रहा हूँ कि वो तो हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि चाहे ये 1 हो या 0 हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नहीं उसको पड़ेगा। लिखना ही नहीं है। जब ये 1 हो या 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर लिखने का फायदा ही नहीं है, तो इसको हटा दो। सिर्फ रह क्या गया फिर? नॉट एग्जाम। आपने यहाँ पे लिख दिया नॉट
exam. Now, question number 2. A program contains an algorithm to output a string of a specified length containing identical character. Okay. The program is described as follows. ये लाइन पढ़ के मुझे तो फिलहाल तो समझ नहीं। Prompt and input a character and store in mychar. मतलब आपने एक सीधा सीधा इनपुट लेना है, उसको किसमें सेव कराना है? mychar में. Prompt and input an integer and store in mycount. Okay. Generate a string consist of mychar repeated mycount time. अच्छा सही है बेटा। इसमें ये स्पेसिफाइड लेंथ कंटेनिंग आइडेंटिकल कैरेक्टर्स का मतलब कुछ समझ आया आप लोगों को? नो सर। किसी को भी नहीं आया? ओके ठीक है, मुझे भी सर ये आ लाइन गया। पढ़ के नहीं समझ, बट यहाँ तक मैंने यहाँ तक जैसे ही पढ़ा तो कुछ दिमाग में आया। ये कह रहा है इनपुट अ कैरेक्टर। सपोज करो मैंने कैरेक्टर एंटर करवाया, दैट इज ए, देन इट इज लाइक इनपुट एन इंटीजर। मैंने सपोज माई चार की वैल्यू रखी थी ए और माई काउंट में मैंने डाल दिया 6। सर नाउ ये 6 टाइम्स जनरेट ए अ की एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंसिस्ट बनाएगा। ऑफ माई चार। एग्जैक्टली, आपने एक स्ट्रिंग बनानी है कंसिस्ट ऑफ माई चार रिपीटेड माई काउंट टाइम्स। तो आपके पास एक बन जाएगी ए ए ए ए ए ए, ये स्ट्रिंग बनानी है और एंड में उस प्रोग्राम को आउटपुट कर देना है। तो इसका मैं पहले सूडो कोड लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद उसको मैं उसमें कन्वर्ट कर दूँ। सही। तो आपने सीधा सीधा क्या किया, इनपुट माई चार में एक वैल्यू ली। करंटली आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रॉम्प्ट्स, वो फ्लो चार्ट में यूज कर। फिर मैंने कहा इनपुट कितनी बार चलाना है, माई काउंट टाइम चलाना है। और मैंने एक अपनी एक वो ले ली एम्प्टी स्ट्रिंग। याद रहे बेटा, ये कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो कि माई स्ट्रिंग में जब कोई आप एम्प्टी स्ट्रिंग लगाते हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग को आप ऐसे कर देते हो, तो दिस मीन्स कि यू आर यूजिंग अ स्पेस, आपने गैप नहीं देना। अब माई स्ट्रिंग के अंदर आपने माई कैरेक्टर को ऐड कराते जाना है, बस कितनी बार, जितनी बार माई काउंट की वैल्यू है। तो फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 टू माई काउंट, और आपने कहा my string is equals to my string ampersand my char। आपने नेक्स्ट किया और आउटपुट कर दिया my string को। आई गेस ये बहुत सीधा सीधा सिंपल सा है। सही है। Yes. क्या इसका फ्लो चार्ट बना लोगे या ये बना दूं? बन जाएगा सर। बना देता हूँ कोई बात नहीं। मैंने कहा इनपुट एंटर कैरेक्टर और उसको मैंने कॉमा करके माय कैरेक्टर में इनपुट ले लिया। सही। आफ्टर दिस ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इनपुट माय काउंट करना है। इनपुट सर मैंने जब ये पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने इनिशियलाइज करने के लिए काउंट को 0 भी किया था फ्लो चार्ट में, तो वो उसकी ज़रूरत होती है या नहीं होती? फ्लो चार्ट में जरूरत होगी क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लो चार्ट में मैं करूंगा उसको, बिल्कुल करूंगा। इंटीजर वैल्यू और उसको मैंने माय काउंट में जाके
स्टोर करवा। सर जी बेटा बोलो। तो जैसे इसमें अब माई स्ट्रिंग और एक्स जो है इनको इनिशियलाइज तो फिर भी करवाएंगे ना। हाँ मैं अभी तो करवा रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पे आया, मैंने कहा माई स्ट्रिंग इसको एम्प्टी करो। अच्छा मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले करवाएं या बाद में करवाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यूज कहाँ पे हो रही है, इस लूप के अंदर हो रही है ना। तो फॉर से पहले आपने कहीं भी करा दिया, इट डजेंट मैटर। अब मैंने एक्स की वैल्यू 0 कर दी, बल्कि 0 नहीं, इसको एक काम करते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा चेक करना है, इज एक्स इज इक्वल्स टू माई काउंट। उसके लिए हमें इसको 0 से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। अगर एक्स इज इक्वल टू माई काउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब फिर लूप चलाएं जब तक एक्स इज इक्वल टू माई काउंट नहीं हो माई जाता। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग M% माई चार, और फिर x इज इक्वल्स टू x+1 कर दिया आपने, और वापस आ गया। लेकिन अगर वो यस हो चुका है तो आपने आउटपुट कर देना। तो प्रोग्राम को एंड कर दिया। फिर है? सर एक चीज। अच्छा। जी बेटा बोलो। सर ये अगर हम मतलब एग्जामिनेशन में हम पेंसिल से बना के आए तो चल जाएगा या पेन से ही बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है? इसलिए पूछा था कि मैंने अपने मॉक एग्जाम में यही पेंसिल से किया था पहले। सही, वो मसला नहीं है, डायग्राम्स पे चल जाता है, बट आई स्टिल सजेस्ट कि इन द एंड इफ टाइम बचे तो पेंसिल कर दो। सर कोई ऐसा हल नहीं है कि कोड भी हम कर सके किसी तरह, क्योंकि कोड को इतनी दफा पूरा इरेज करके दोबारा शुरू करना पड़ता है वो बार बार। बेटा मैं तो कहूंगा कि कोड को करने के बाद, लेकिन पेन बेटा पेन से नहीं करोगे तो वहां मार्क्स नहीं सही है सर। मिलेंगे। Now part B, a different part of the program uses a variable start date. Write a pseudocode statement to declare start date and assign it to the date corresponding to 15/11/2005. बेटा आपने डेट करनी है। अब डेट के लिए देखो सिंपल सी बात है, पहले तो एक काम ये हम करता है कि ये कह रहा है वेरिएबल स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट की डेटा टाइप क्या रखोगे? सर डेट। डेट तो रख। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन के लिए आपने कहा डिक्लेयर स्टार्ट डेट, और आपने इसको डेट कर। अब स्टार्ट डेट में जो डेट रखें दैट इज 15/11/2005। आपने कहा स्टार्ट डेट, सर वो सेट डेट का फंक्शन यूज कर लेंगे एग्जैक्टली इंसर्ट से। यहाँ पे आपने फंक्शन को यूज करना है, दैट इज कि आपने डे मंथ और ईयर भेजा और वो आपको ऑटोमेटिकली
जो ऐसे भेजा आपने तो इसको रिटर्न क्या करेगा, कुछ इस तरीके से, हमें यही फॉर्मेट में चाहिए। तो मतलब वो तो हैश टैग्स में नहीं कर सकते? ना, जैसे वो एरो बना के फिर उसमें हैश। नहीं नहीं नहीं, नहीं, तुम इन्वर्टेड कॉमास में डाल के जो कह रहे हो वो बात है। तो आपने कहा सेट डेट, फंक्शन यूज किया, सबसे पहले उसमें जाएगा 15, फिर आएगा 11 और फिर आएगा 2005। ये बच्चा मतलब वो है जो अभी इस तरह मुझे अहमद ने कहा कि सर इस, अगर मैं उसको, अहमद कह रहा है कि सर अगर मैं उसको इस तरह कर देता, 15, 11, 2005, ये कह रहे थे। जी सर। नहीं बेटा, ये गलत है, डेट लिखने का तरीका नहीं। ओके सर। Now, question number three, customer collect points every time they make a purchase at a store. A program is used to manage the point system and the table lists some of the information stored for one customer. Name, number of points, date of birth. Identify suitable structure for storing the information for one customer. अच्छा ठीक है बेटा, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर, एक डेट है, तीन अलग अलग है। जब सर तीन अलग अलग रिकॉर्ड, हमारे पास होती है तो हम कौन सी डेटा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्या फायदा होता है? तो वो तीन डेटा टाइप्स यानी एक सर के वेरिएबल है डिफरेंट बस एक डेटा उसमें। टाइप के जो वो एक ही उसमें स्टोर हो सकते हैं। एक उसमें किसमें? इंडेक्स में, एरे के, नहीं, व्हाट नहीं, या एरे फिर। तो नहीं होता सर, एक ही वेरिएबल में स्टोर हो सकता तो वेरिएबल के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब तुम लोग वर्डिंग पे मार खा रहे हो। कैन स्टोर है। डिफरेंट, स्ट्रक्चर, नहीं, डिफरेंट डाटा टाइप्स, वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर व्हाट? सिंगल डाटा टाइप। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। बेटा वेरिएबल के नाम, ये जो भी नाम होते हैं नाम, इनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ये आप डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हो एक सिंगल आइडेंटिफायर के अंदर। रिकॉर्ड डेटा टाइप का एडवांटेज ही यही है। अगर सर कोई वेरिएबल लिख के आए थे तो उसमें मार्क्स मिलेंगे? वेरिएबल मतलब यार वो देखो, अब वो एग्जामिनर के ऊपर है, मूड के ऊपर है उसके। टेक्निकल टर्म इज नॉट अ वेरिएबल। लेकिन एक चीज और है, एक सेकंड, जब मैंने रिकॉर्ड लिखा है, कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये दूसरा मार्क, अंडर सिंगल आइडेंटिफायर तीसरा मार्क, ऑफ सिंगल कस्टमर जरूर लग गया तीसरे मार्क के लिए। लेकिन एक सेकंड, कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर सिंगल आइडेंटिफायर, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। कैन स्टोर all the data of single customer having different data types under a single identifier। अब ये बेहतर है कि आपने देखो ना, आप बताओ कि आप नेम, नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों डेटा कैन स्टोर ऑल द डेटा ऑफ अ सिंगल, एक कस्टमर का डिफरेंट डेटा टाइप्स होने के बावजूद आप एक सिंगल आइडेंटिफायर के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कुड बी यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर्स। बेटा अब ये आपसे पूछ रहा है अहमद, सारे कस्टमर, यहाँ पे ये भी सिंगल कस्टमर की बात कर रहा था वन, तो आप एरे की बात यहाँ नहीं कर सकते थे। ऑल अब पूछ रहा है तो अब आप यहाँ पे एरे लिखोगे, लेकिन कौन सा एरे? 2D है। 2D एरे। मुझे एक बात बताओ बेटा, 2D एरे के अंदर क्या तुम स्ट्रिंग, इंटीजर और डेट तीनों स्टोर कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए?
मोहम्मद, बेटा यहाँ पे आप लिखोगे एरे ऑफ द रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एरे तो होगा लेकिन एरे के हर सिंगल इंडेक्स पे आपके पास 3 ब्रांचेस आनी चाहिए। कौन कौन सी? नेम, पॉइंट्स और डेट ऑफ बर्थ। मतलब पहले के 3 होंगे, सिमिलरली सेकंड पोजीशन के भी 3 होंगे, थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। तो एरे तो होगा, जब भी उसने 2 मार्क्स दिए आपको, एरे तो होगा लेकिन रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर का एरे। नाउ पार्ट बी, customer receive points depending on the amount they spend. The number of points depends on the band that the amount falls into. अगर बैंड 1 है तो लेस देन 10 है, 2 है तो 110 और 100 के बीच में है, or 3 over 100. Okay. For example, if the amount is 99.77, this amount is in band 2 and therefore the number of point is 7 into 99. अच्छा, points को उड़ा देते हैं, which is 693 points. The algorithm to calculate the points from a given amount is expressed as follows. Work out the appropriate band, calculate and output a number of points. Apply the process of stepwise refinement to increase the detail of the algorithm. ये इसने algorithm की छोटी सी डिटेल दी है, आपने ये सारी की सारी चीजें इसको करके बताना। Structure your algorithm into a sequence of 5 steps that could be used to produce a pseudocode. बेटा स्टेप वाइज रिफाइनमेंट कुछ वो नया नाम नहीं है। आप जो सूडोकोड लिखते हो उसको थोड़ा सा इंग्लिश स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप देखो, आप सूडोकोड भी स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हो। बस यहाँ पे आपने सूडोकोड को जो लिखना है वो सूडोकोड नहीं लिखना, बेसिकली स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टाइप लिखनी है। ओके, कैसे करोगे? एनी सजेशंस? एक मिनट सर, वापस हो जाए। यहाँ से देख लो। सर पहले पहले तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सर, पहले पहले तो वो चेक करे कि वो कितने मतलब उसने जो परचेज किया है वो सामान कितने का है, फिर उसके हिसाब से उसको मतलब करता जाए। पहला क्या मतलब बेटा, मैंने समझा। मतलब पहले हम जितना मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कैशियर ने इनपुट किया कि भाई ये अमाउंट उसने फॉर एग्जांपल कस्टमर ने स्पेंड किया है इसने सामान पे, और फिर उसको कैटेगरी में कर रहे हैं जैसे बैंड जो। तो बेटा आपने देखो यहाँ पे देखोगे कि अब बैंड्स को चेक करो कि अगर मेरी वैल्यू लेस देन 10 है, तो ये तो मेरा अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 10 है तो वो बैंड 1 में जा रहा है। अगर मेरी इस वैल्यू से ज्यादा है और इस वैल्यू से कम है, देखो ना एक रेंज बनी हुई है। अब देखो अगर मेरे पास में एक टाइमलाइन बनाता हूँ तो दिस इज 10, 100। अगर इस तरफ आते हो तो तुम्हारा बैंड 1 है, इस तरफ जाते हो तो तुम्हारा बैंड 3 है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सी है? 10 और मिला के बैंड 2 है। बैंड 2। तो आपने अब यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है? पहले चेक करवाना है कि जो स्पेंड अमाउंट है वो कौन से बैंड में आता है। एग्जैक्टली exactly. तो उसके लिए कोशिश ये क्या करो कि आप यहाँ पे
जब भी कोई स्टेप वाइज असाइनमेंट की बात करें ना, तो शश डालने के लिए अगर आपको कोई चीज कांस्टेंट नजर आ रही है तो आप उसको बता दो कि यू नीड टू क्रिएट कांस्टेंट। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे देखने दो। रिमेंबर ऑफ पॉइंट सही। तो आपने यूजर से सबसे पहले इनपुट लिया, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डिक्लेयर कांस्टेंट फॉर द बैंड्स reference and variables to calculate the price and input the amount spent। आपने कर लिया। अब जब आपने अमाउंट इनपुट करवा ली है, अब आपने इस अमाउंट को क्या करना है, इस अमाउंट को आपने चेक करना है कि ये कौन से बैंड पे गिरती है। तो आपने ये सिंपली लिखा चेक इन विच क्राइटेरिया of the band the amount spent falls। अब आप क्या करोगे, आपने चेक कर लिया कौन सा क्राइटेरिया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे देखो 99.77 थे, आपने से उसका क्या किया है, इंटीजर पार्ट उठाया है। ऐसा ही है 7 × 99। हालांकि 99 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या होता है 100। 99.77 को अगर राउंड ऑफ करते हैं तो थर्ड आपने क्या लिखा। हमें फ्लोट उठाना पड़ेगा, जी बेटा, फ्लोट उठाना पड़ेगा। फ्लोट नहीं, आप इंटीजर उठा लो ना सिर्फ। ये लिखो टेक इंटीजर पार्ट ऑफ द inputted amount spent। अब आपने कैलकुलेट करना है पॉइंट्स। So you can simply write calculate the points by multiplying the amount, बता देना उसको integer value, integer part by its, एक सेकंड करके देना है। तो okay, calculate the points by multiplying the amount integer part by its appropriate band point। और आखिरी में क्या करोगे, आउटपुट दी पॉइंट्स।
देखो आपने अगर सूडो कोड भी लिखते तो यही लिखते हैं ना, मतलब डिक्लेयर इन बेसिकली। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ ये इनपुट भी लिख देते ना आप, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा था, आपने सिर्फ इनपुट के बारे में लिखा, सही है। इनपुट के बाद आपने इफ की कंडीशन लगाई, फिर आपने इंटीजर वैल्यू ली, उस इंटीजर वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया जो भी आपकी इफ की कंडीशन में जहाँ भी बैंड के पॉइंट्स आ रहे थे, और आपने आउटपुट कर दिया। दैट्स इट। सर जी बेटा। सर ऐसे ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन सर मैंने मतलब एज 4 पॉइंट्स में सारी बता दी थी, मेरा एक पॉइंट छूट रहा था। तो सर मुझे उससे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे या सिर्फ 4 ही मिलेंगे? 4 मिलेगा बेटा। क्योंकि मैंने 4 पॉइंट्स स्पेसेस भरी मतलब। हाँ, उससे कहा है ना कि राइट 5 से एक तुमने कोई एक पॉइंट किया होगा जहाँ पे डबल कर दिया होगा। हाँ हाँ अब सर, देखो वो बाद में चाहता पानी पड़ा था। कि मैंने यहाँ पे ये चाहता हूँ ये दोनों पॉइंट को एक साथ कर सकता था, लेकिन मैंने देखो अलग अलग काम किया ना। मैंने पहले लिया इंटीजर पार्ट, उस इंटीजर पार्ट को मल्टीप्लाई किया। तो मैं साथ साथ क्यों बताऊं, अलग अलग बताओ। सही। नाउ 4 5 6 7 8, मतलब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। फंक्शन रिप्लेस वेल टेक 3 पैरामीटर्स, मतलब आपने फंक्शन के जो हेडर बनाना है उसमें 3 पैरामीटर्स आएंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर। Form a new string from the original string where all instances of the original characters are replaced by the new character। मतलब सपोज अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई ऐसा नाम देता है ना जिसमें कुछ चीजें दो दो बार आ रही है। सी सॉ, सही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो एम, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरी सी सॉ है, मैं इसके एस को रिप्लेस कर देता हूँ एम से। तो करेगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पे इसको चेक किया, ओरिजिनल कैरेक्टर निकाले, उसको रिप्लेस कर देना आपने इससे। तो पर सबसे पहले अच्छा रिटर्न क्या कर रहा है, न्यू स्ट्रिंग कर रहा है। तो फंक्शन का हेडर जो बनेगा वो बनेगा फंक्शन ग्राफे। ग्राफे मैंने कहा मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। फिर मेरे पास मेरा जो न्यू कैरेक्टर है, अच्छा मैं सॉरी ओरिजिनल कैरेक्टर है ना, इसको मैं अगर 4 भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और न्यू कैरेक्टर है, उसकी भी डेटा टाइप क्या है, 4 है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर सर रहा इस है। क्वेश्चन में मुझे एक मसला हुआ था कि अगर कोई एरे डिक्लेयर करनी हो जिसका मतलब अननोन उसकी अपर बाउंड हो, तो वो कैसे करें? मतलब सर जैसे एरे तो है इनडेफिनेट, नहीं यहाँ पे। सर वो मैंने डिफरेंट तरीके से किया काफी। नहीं, मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझा कि यहाँ पे तो ये पैरामीटर जो फंक्शन जो ला रहा है, वो ला ही हम्म, आपके में एक सिंगल स्ट्रिंग रहा है। नहीं नहीं सर, वो इसमें नहीं, जो फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है नीचे जाके उसमें मैंने यूज किया है एक एरे बना के। यहाँ पर या इधर, सर नीचे ये जो नीचे है डेफिनेशन में, नॉट इन हेडर। मतलब आप यहाँ पे कह रहे हो ना कि मैंने आपने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया। यस सर, जो फंक्शन के अंदर की लॉजिक जो है वो उसमें यूज किया, मैंने डिक्लेयर किया। क्यों, जरूरत तो नहीं।
सर जरूरत नहीं है, मैंने डिफरेंट तरीके से की थी, तो मुझे बस उसका बता दें तरीका क्या। अगर कोई एरे ऐसी हो जो अ, मतलब देखो, ये पता नहीं हो कि एरे को हम कितनी इनडेफिनेट स्पेसेस बना ही होंगी। नहीं सकते। एरे का सबसे बड़ा मसला ये है, वो फिर आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। अच्छा। ओ अच्छा सही। ठीक है? तो अगर लिस्ट बना रहे हो तो वो फिर उसको तुम अपेंड कर सकते हो, लेकिन एरे को आप विदाउट अपर बाउंड बताए एरे बनता ही नहीं। सही है सर। ओके। नाउ मैं डिक्लेरेशंस का पार्ट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ें होंगी तो मैं बता दूंगा। मैं जो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाऊंगा उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। आपने सीधा सीधा लूप चलाना है, फॉर एक्स 1 to लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग। क्यों? अब देखो करना क्या है, अब इसमें जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, एस मैंने एस भेजा था, मेरे ओरिजिनल कैरेक्टर की वैल्यू एस थी, मुझे उसको रिप्लेस करना है एम से। तो इस पूरी ये जो मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर जो पड़ा हुआ है सीसॉ है, इसमें मैं एक एक कैरेक्टर उठा के चेक करूंगा। जो जो कैरेक्टर मेरे इस ओरिजिनल कैरेक्टर से मैच कर जाए उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, जो मैंने दूसरा अपना न्यू कैरेक्टर जो भेजा है। तो मैंने अपने प्रोग्राम को लूप स्टार्ट किया फॉर एक्स 1 से लेकर लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग तक के, ये एक एक कैरेक्टर अलग अलग करे। हाँ, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि मैंने कहा माय कैरेक्टर की जगह मैं अगर लेटर ले लूं, लेटर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल स्ट्रिंग और ब्रैकेट में एक्स। याद रखो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप अगर किसी स्ट्रिंग के आगे कोई इंटीजर वैल्यू लिखते हो तो वो उधर से जाके वो कैरेक्टर एक उठा के ले आता है। विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये मेरे पास सपोज पड़ा हुआ ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, ये पड़ा हुआ सीसॉ, मैंने अगर लिखा ओरिजिनल स्ट्रिंग 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे ए लेकर ला के देगा। ये एक तरीका जो मैंने आप लोगों को शायद क्लास में भी अलग से भी बताया था, और वैसे फंक्शन जब करवा रहा था तब भी बताया था कि ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो। हाँ, नहीं समझ आ रहा, मिड का फंक्शन लगा लो, वो भी ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस लाइन यू कैन यूज दिस लाइन एज वेल। लेटर मिड किसका? ओरिजिनल एसटीआर का। स्टार्टिंग पोजीशन एक्स, कितने कैरेक्टर उठाने? एक। बेटा चाहे आप ये लाइन लिखो चाहे आप ये लाइन लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। बस याद रहे कि ये एक नया तरीका है। अब आपने एक कैरेक्टर अलग कर दिया, इस कैरेक्टर को आपने मैच करवाना है, तो मैंने कहा इफ लेटर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कैरेक्टर जो आपने ऊपर पैरामीटर में भेजा है, तो क्या करोगे? सर जो नई स्ट्रिंग बना रहे हो ओरिजिनल कैरेक्टर उसमें में असाइन कर देंगे। बेसिकली बेटा अपने लेटर की वैल्यू को चेंज कर दो ना। लेटर के अंदर मैंने अपना न्यू कैरेक्टर ले आया, एंड इफ किया। अब जो मैं न्यू स्ट्रिंग बना रहा था, शुरू में तो एम्प्टी है ना, न्यू स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट कर दो लेटर के साथ। नेक्स्ट, रिटर्न कर दी न्यू स्ट्रिंग और एंड फंक्शन। किसी को कोई मसला या कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई इसमें? मैंने डिक्लेरेशन अभी नहीं की, मैं डिक्लेरेशन कर देता हूँ। सर ये इफ वाला जो इफ वाली कंडीशन के अंदर जो काम हुआ है, ये थोड़ा सा बता हाँ, दें। चलो मैं इसको चला के दिखा। देखो, मैं पहले डिक्लेरेशन कर दूं। डिक्लेयर न्यू स्ट्रिंग, इसको मैंने कहा स्ट्रिंग कर दो।
मैंने कहा डिक्लेयर एक्स, वो एक इंटीजर है। फिर मैंने कहा डिक्लेयर आपका लेटर, वो एक कैरेक्टर। ना बेटा, अगर किसी को नहीं समझ आया तो सिर्फ मैं यहाँ पे इसको 3 दफा चलाऊंगा। ये सी सौ का सिर्फ सी अलग करते हैं हम। तो मेरे पास मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में सपोज करो सी पड़ा हुआ है। मेरे पास मेरी क्या कहते हैं, ओरिजिनल कैरेक्टर जो है उसमें एस पड़ा हुआ है, और इसको चलो सीन कर सीज कर देते हैं, ठीक है? और मेरे पास जो न्यू कैरेक्टर है उसमें एन पड़ा। अब करना क्या है आपने? सर एक चीज, जी बेटा बोलो। तो जैसे वो आपने यहाँ पे सीज और सीज में जैसे दो एस हैं, अब सर वो एक हम्म। कैपिटल है एक स्मॉल है, ये मसला नहीं करेगा? ये मैं अभी दिमाग में आया था कि मुझसे कोई पूछेगा, तो बेटा इसमें देखो एक सिंपल सी कहानी है कि आप वो केस फिर से क्या एलकेस कर करोगे। दे उसको, पूरे को। नहीं, पूरे को करने की जरूरत नहीं है। वो रिटर्न जो करेगा वो सारी स्मॉल में कर देगा। अच्छा। या फिर स्मॉल केस में भी कर दो, कर इसमें कुछ इस तरह का सर वही वैसे कर रहे हैं फिलहाल। ना, बस वो पूरे को लेके बस पहले शुरू स्टार्टिंग में ही कहीं पे उसको स्मॉल केस कर हाँ, देते हैं इसको। स्मॉल में कर दो, कर सकते हो, यस। तो वो इतना बड़ा वो इशू नहीं है आपका फिलहाल, सही है। तो अच्छी है ये लॉजिक, अगर सोचते हो और उसमें लगाते हो तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको भी एलकेस कर दूं और उसको भी एलकेस कर मिलने तो नहीं वाले सर फिर भी, लेकिन कर देंगे। दूं। नहीं तो बेटा कोशिश करो ना, क्यों हम अभी से उम्मीदें क्यों खराब वो रखते हो? देखो गुमान अच्छा रखो, अच्छा होगा। ना, इंशाल्लाह। आपने स्टार्ट किया, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 4 तक। ओरिजिनल स्ट्रिंग एक्स, अब एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, फिलहाल 1 पर है। ओरिजिनल स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे जाते हो तो एस मिला आपको। क्या एस इज इक्वल टू ओरिजिनल कैरेक्टर है? ओरिजिनल कैरेक्टर में भी एस पड़ा हुआ है। अजान, एस इज इक्वल टू एस है? जी सर। अगर है तो उसने क्या किया, न्यू चार की वैल्यू क्या है, एम। एम। एम को किसमें सेव करा दिया? लेटर में। तो लेटर में अब एम पड़ा हुआ है। न्यू स्ट्रिंग फिलहाल मेरे पास मेरी खाली पड़ी थी, यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग भी लिखते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, एम। कैसे? वो यहाँ पे आके कि न्यू स्ट्रिंग एम्प्टी है, उसके साथ एम ऐड कर दो। तो एम्प्टी के साथ अगर एम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। जी सर। नेक्स्ट पे गए, वापस ऊपर गए तो एक्स मेरे पास हो गया 2। अब जब यहाँ पे आया लेटर ओरिजिनल स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन, बेटा ओरिजिनल स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ सर ई। है, ई पड़ा हुआ है। क्या लेटर में ई पड़ा हुआ है, इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कैरेक्टर। ओरिजिनल कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, एस। क्या इक्वल है? नहीं सर। नहीं, तो हम एंड इफ पे आए। न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है, एम। एम। लेटर की वैल्यू क्या थी, ई। ई। तो एम और ई को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मी। एम ई। फिर आप नेक्स्ट पे गए, ऊपर गए, एक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास 3। ओरिजिनल स्ट्रिंग की थर्ड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, ए। क्या ए इज इक्वल्स टू एस है? नहीं सर। क्योंकि मुझे तो एस को रिप्लेस करना है ना। अगर ये जी। होता तो मैं उस वो एस को क्या कर दे, एस की जगह पे क्या आ जाता, एम आ जाता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं था। तो मैं एंड एफ पे आया। न्यू स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है, एम ई। लेटर में क्या पड़ा हुआ है, ए। तो एम ई ए हो गया। जी सर। अगेन जैसे ही मैं नेक्स्ट से ऊपर जाऊंगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। फोर। ओरिजिनल स्ट्रिंग की फोर्थ पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, एस। एस पड़ा हुआ है। क्या लेटर इज इक्वल टू ओरिजिनल कैरेक्टर है? जी है सर। तो आपने लेटर को किससे रिप्लेस कर दिया, न्यू 4 में वापस लेटर डाल दिया। विच मीन्स कि मेरे पास लेटर की वैल्यू क्या हो चुकी है अब, एम, क्योंकि एस थी वो। अब जब मैं यहाँ पे आया, न्यू स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है, एम ई ए, और लेटर की वैल्यू क्या है, एम। एम। तो न्यू स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, एम ई ए एम। नेक्स्ट पे आए,
क्योंकि ये 1 से लेके 4 दफा चल चुका था। न्यू स्ट्रिंग एंड देख लो, एस, जितने भी स्ट्रिंग में एस थे वो सब किससे रिप्लेस हो गए, एंड और बाकी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज रही। इसी वजह ठीक से है। मैंने देखो, अब देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर कोई और वर्ड यूज करता तो यहाँ मुंह फंस जाता फिर कि मुझे यहाँ क्या ऐड करवाना है। तो मैंने दोनों का नाम क्या रखा, एक ही रखा, सिर्फ उसकी लेटर की वैल्यू चेंज करा रहा हूँ जब वो इक्वल टू हो रहा है। समझ गया सर। सबको समझ आ गया? यस सर। यस। ओके, फर्दर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Several companies are developing websites to market a new type of game console. The company that is first to create a website that can demonstrate the interactive features of the game's console will have an advantage over the others. The requirements for the website are likely to change as more information about the features of the console are made available. One company has decided to develop their website using a program development lifecycle based on the waterfall model. Give two reasons why this may not be the most appropriate model to use this case. बेटा, वाटरफॉल मॉडल में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपके पास काम स्लो होता है, और अगर आप कोई चेंजेस लाते हो तो उस चेंजेस को अपडेट करना बहुत स्लो हो जाता है। याद है? दोनों बता ही दिया था। जी सर। तो वाटरफॉल के अंदर आपके पास सबसे बड़ा मसला क्या है? यही के सर, सर कि चेंजेस में चेंजेस मसला लाना मुश्किल और आपका तो हम एक तो ये लिख सकते हैं, बनाना। more difficult to if the requirements are changed later. शुरू में तो चेंज, क्योंकि देखो वाटरफॉल के अंदर आपके पास सबसे पहले आप एनालिसिस और डिजाइन में ही अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं। अब जब, और दूसरा मसला ये आता है वाटरफॉल के अंदर, आप जब तक देखो, याद रखना कि आपके पास पहले एनालिसिस करते हो, फिर डिजाइन करते हो, फिर आप अपना क्या कह सकते हैं कोडिंग पे आते हो, फिर टेस्टिंग पे आते हो। वाटरफॉल में ये होता है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आप यहाँ नहीं आओगे, ये कंप्लीट नहीं होगा आप यहाँ नहीं जाओगे। विच मीन्स कि आप जब तक एनालिसिस और डिजाइन कंप्लीट नहीं कर देते आप कोडिंग पे नहीं आ सकते हो। जब तक आपकी कोडिंग नहीं होगी आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। आइटरेटिव मॉडल में साथ साथ होती रहती है चीजें। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो रेड मॉडल था उसमें साथ साथ होती रहती। तो यहाँ पे आपके पास आपका प्रोग्राम चलता ही नहीं है जब तक आप क्या कह सकते हो कोडिंग वाले पार्ट पे नहीं पहुंच जाते। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, नो सॉफ्टवेयर, नो रनिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल। जब तक दो स्टेजेस आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपका पास भी रनिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता। तो उसी वजह से अगर आप अपना क्या कर सकते हैं कोई चेंजेस लाओगे तो वो अपडेट भी बात नहीं होगी। मोर अप्रोप्रिएट प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कौन सी है बेटा? एक नहीं है, दो रह गई। बेस्ट है इटरेटिव आइटरेटिव। या है। फिर रैट। सर एक रैड और एक आइटरेटिव। रेड भी लिख सकते हो, यस, रेड में भी ये होता है। नाउ the website has been running in the test mode for several weeks.
Identify and describe a final stage of testing that should take place before the website is made available to all customers. कौन से इस पे हो गया? सर अल्फा बेटा टेस्टिंग आ सकती है इसमें अल्फा कि बीटा आप में से कौन सी आएगी बेटा? सर बीटा अल्फा आएगी फाइनल तो। बीटा फाइनल जो आपकी टेस्टिंग होती है वो बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग में होता क्या है, आपने भी अक्सर देखा होगा आपके पास बीटा वर्जन वगैरह अवेलेबल होता है। होता क्या है वो? सर वो जो सिंपली लास्ट में अपना होती लोगो है तक दे देते हैं ताकि फिर वो लोग उनको स्टब, टेस्ट आउट करके उनको बताएं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं या फिर इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कभी iOS वगैरह में भी अपडेट आया, अगर बीटा वर्जन है या एंड्रॉइड में कोई बीटा वर्जन अवेलेबल है या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर बीटा है तो उस पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बग्स वगैरह होते हैं, वो आपसे ही फीडबैक और सजेशन इंप्रूवमेंट मांग रहे होते हैं। तो बेसिकली जब भी आप एक बात याद रखना, देखो अल्फा टेस्टिंग कौन सी होती है कि बिफोर रिलीजिंग जो फाइनल आपका टेस्ट होता है इन हाउस, वो अल्फा होता है। अल्फा के बाद फॉलोड बाय होती है बीटा। बीटा के अंदर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या यूजर्स जो भी होते हैं उनको देते हो ताकि वो अपने हिसाब से टेस्ट कर सकें। जैसे कोई भी गाड़ी रिलीज होती है तो गाड़ी पहले एक इन हाउस टेस्ट की जाती है, उसका क्रैश टेस्ट वगैरह सब कुछ किया जाता है। फिर उसके बाद लोगों को कुछ इनके जो पोटेंशियल जो होते हैं, जो टेस्टर्स होते हैं, जो मतलब क्लाइंट कस्टमर साइड पे जो होते हैं, वो उनको गाड़ी देते हैं ताकि वो उसका फीडबैक अच्छे से बता सकें। तो यहाँ पे जो स्टेज आएगी दैट वुड बी योर बीटा टेस्टिंग। सर स्टब टेस्टिंग नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, स्टब टेस्टिंग एक एक प्रोसीजर की टेस्टिंग होती है, वो अलग अलग प्रोसीजर से टेस्ट किया जाता है। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब अ फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग दैट शुड टेक प्लेस बिफोर द वेबसाइट इज मेड अवेलेबल टू ऑल कस्टमर। अभी हर कस्टमर को देने से पहले आपने कुछ चंक ऑफ कस्टमर्स को दो ना, ताकि वो चेक करके बता सके। वरना हर चीज अपनी चीज तो सबको प्यारी लगती है। मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर मैं अपने घर में टेस्ट करूंगा तो मुझे तो अच्छा ही लगना है, उसमें कुछ बग्स वगैरह होंगे मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं जब तक तुम लोग को नहीं दूंगा, तुम लोग मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हो, जब तक तुम लोग उसको टेस्ट करके सही नहीं मुझे बता देते तब तक मैं पूरी दुनिया को लिए अवेलेबल नहीं रखूंगा ना उसको। वरना बेइज्जती हो सकती है, तुम लोगों में बेइज्जती होगी, तुम लोग अपने हो चलेगा। समझ गया सर, सही। समझ आई? तो यहाँ पे जी सर। होता क्या है सर भूलेगा भी नहीं बेइज्जती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वेबसाइट विल बी मेड अवेलेबल टू potential customers. क्यों? So they can use the website and give feedback or suggestions for any improvement. अब जब मैं ये इम्प्रूवमेंट वगैरह सब कुछ कर लूंगा, इसके बाद में मैं अपने प्रोग्राम को क्या कहते हैं पब्लिकली अवेलेबल करूंगा। नाउ a video conferencing program supports up to 6 users. Speech from each user is sampled and digitized. Okay, and also digital. Digital values are stored in array sample. Array का नाम है sample। बेटा यहाँ पे array के नाम बड़ा ख्याल रखा करो कि वो जो आपको अगर वो कहीं डिस्ट्रैक्ट कर दे। Now, the array sample consists of 6 rows and 128 columns, और उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। Each row contains 128 digitized sound samples from one user. मतलब टोटल मेरे पास कितने यूजर्स हैं? 6 यूजर्स आ सकते हैं। The digitized sound samples from each user are processed to produce a single value which will be stored in a 1D array result of type integer. मतलब मेरे पास एक और array है। This process will implemented by procedure mix। एक प्रोसीजर है mix के नाम से। प्रोसीजर मिक्स करेगा क्या? कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 6 साउंड सैंपल्स इन अ कॉलम।
मतलब आपने कॉलम के हिसाब से चलना है। इस कॉलम को इसको इससे मतलब आपकी कॉलम की वैल्यू सेम रहेगी, रॉ की वैल्यू चेंज होगी। इस तरह कितनी दफा करना है आपने? 128 कॉलम्स हैं। 120। तो मतलब आपने ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपने पहले ये वाला लूप लगेगा और अंदर ये वाला लूप लगेगा। इग्नोर साउंड सैंपल वैल्यूज ऑफ 10 और लेस। मतलब इसमें कंडीशन भी लगाना, जब आप एरे को उठाओगे सीधा सीधा प्लस नहीं मारना, पहले चेक करना है क्या वो 10 या लेस देन है, और फिर उसके साथ काउंटिंग भी करोगे क्योंकि एवरेज में आपने वो भी देखना है। और स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन रिजल्ट दिस, क्योंकि आपके पास 1D एरे रिजल्ट ऑफ 5 इंटीजर, इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। नहीं ये भी अच्छा अच्छा, ये रिजल्ट जो है 128 वाला। रिपीट फॉर ईच कॉलम इन एरे सैंपल। क्या ये समझ आया कहना क्या चाहता है? हेलो। मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज को आपने एक एक करके उनका एवरेज निकाल के रिजल्ट में स्टोर करना है कॉलम वाइज ही, 128 वैल्यू। एग्जैक्टली हाँ। तो बस। अब मेरे पास देखो सिंपल सी बात है, मैं डिक्लेरेशन पे नहीं जा रहा। मैंने कहा प्रोसीजर मिक्स है। मैंने कहा फॉर कॉलम्स 1 2, कितने कॉलम्स हैं? अब देखो बेटा ये 128। याद रखना, अगर अगर वो मुझसे कहता ना कि मेरे पास मुझे हर रॉ मतलब एक सिंगल रॉ के सारे इनकी एवरेज निकालनी है, तो मैं पहले ये वाला लूप स्टार्ट करता। अब देखो मेरे पास वैल्यू ये वाली सेम रहनी है और ये चेंज होनी है, मतलब रोज की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब रो मेरा कौन सा लूप होगा? इनसाइड लूप होगा, अंदर होगा। और ये मेरा आउटर लूप होगा, मतलब इनसाइड लिख लो या इनर लूप कर लो। ये थोड़ा आपने खुद अंदाजा लगाना होता है कि कौन सी वैल्यू फिक्स रहेगी और कौन सी चेंज होती रहेगी। तो ये फिक्स रहनी है और ये चेंज होनी है। फिर ये एक हुई, फिर अगेन इसको रिपीट करना है। तो आपने ये फॉर 1 टू सर आउटर 128 लूप कर। कॉलम कॉलम का होगा और इनर लूप होगा। हाँ, फॉर रोज 1 टू 6। अब आपने एक काम ये करना है कि उसको चेक भी करना है कि वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो मैंने सीधा सीधा लिखा इफ सैंपल रोज कॉमा कॉलम्स, अगर वो मेरी ग्रेटर देन 10 है तो इनको ऐड अप करें। ऐड कैसे करें? टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस सैंपल। लेकिन बेटा याद रहे कि अब देखो 6 के 6 सारे के 6 ऐड अप नहीं होंगे, तो आपको काउंट भी करना है एवरेज के लिए। मैंने कहा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। एंड ऑफ किया। ये मैंने रो वाला खत्म किया, 6 के 6 हो गए। अब इन 6 की एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय अकाउंट। टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। और इस एवरेज को सेव करा देना है किसमें? रिजल्ट के कॉलम में। रिजल्ट कौन सा वाला पोजीशन? जो कॉलम्स वाली पोजीशन है, क्योंकि रिजल्ट एक 1D एरे है तो उसमें दो वो नहीं आएंगे। उसमें आपने इंटीजर ऑफ एवरेज सेव कराना है। कोई बता सकता है क्यों इंटीजर? क्योंकि जिससे ये एवरेज की पॉइंट जब में आप भी हो वैल्यू सकती है। निकालोगे, एवरेज की जब वैल्यू निकालोगे तो वो पॉइंट्स में आ सकती है। जबकि इसने यहाँ पे कहा है कि रिजल्ट की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो ये जो मैंने चीजें मार्क की थी वो इसी वजह से की थी कि याद रहे। अब आपने सॉरी
नेक्स्ट लिखा और एंड कर दिया। इस प्रोग्राम में मैंने एक चीज छोड़ी है, कोई मुझे बता सकता है वो क्या है? डिक्लेरेशंस को हटा के। बेटा आप जब भी ये कंप्लीट करके सेव करवा के वापस यहाँ पे आओगे इसको तो मतलब एम्प्टी आपके करवाना पड़ेगा। टोटल और काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वापस से रीसेट होनी इनिशियलाइजेशन चाहिए। रीसेट होनी चाहिए, विच मीन्स यहाँ पे आपके पास टोटल भी जीरो होना चाहिए और आपका काउंट भी जीरो होना चाहिए। डिक्लेरेशंस करा देना, क्या क्या डिक्लेयर होगा? कॉलम्स, टोटल, काउंट, रोज, ये सारी इंटीजर हो जाएगी और आपकी एवरेज जो है वो यहाँ पे रियल हो जाएगी। ये सारी चीज आपकी डिक्लेयर होगी। कितने मार्क्स थे? 6 मार्क्स फ्री। देखो ये मार्क्स फ्री के थे और ये तो ग्लोबल है, अगर ग्लोबल नहीं होता तो हम पैरामीटर के थ्रू पार्स करवाते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ग्लोबल नहीं होता और मैं इसको पार्स करवाता तो बेटा पार्सिंग का कौन सा मेथड यूज करता मैं? बाय वेल। बाय रेफ। हाँ वही वही रेफ माय बाय। बाय रेफ वजह क्या है? क्योंकि आपके एरे में चेंजेस आएंगे। सैंपल को तो मसला नहीं है, लेकिन रिजल्ट को मुझे बाय रेफ से करवाना लाजमी होता है क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 7 का। A school has computerized library system that allows students to borrow books for a fixed length of time. This system uses text file to store details of students' books and loans. A new module is to be written which will generate emails to each student who has an overdue book. Decomposition will be used to break down the problem of designing the new module into sub-problems. Identify 3 program modules that could be used in the design and describe their use. ओके तो आपके पास ओवर ड्यू है तो उनको ईमेल करना। तो ओवर ड्यू बुक के लिए सबसे पहले क्या काम होने चाहिए? कोई भी बुक अगर ओवर ड्यू होती है, सही है। बेटा आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी मेंबर्स रह चुके हैं कभी अपनी लाइफ में? मुझे हमारे स्कूल की कुछ लाइब्रेरी का टाइम याद आ रहा है कि हमारी जो एक लाइब्रेरी थी उन लोग क्या करती थी, जैसे सपोज करो मैंने आज बुक ली है तो उनके पास एक काउंट एक अपने पास उनके शेल्फ के में है ना नंबर्स लिखे हुए थे कि वो क्या करती थी कि जैसे सपोज करो मैंने एक हफ्ते के लिए बुक लिया तो वो जिस डेट पे मुझे रिटर्न करनी है ना, उनके इसमें 1 से लेकर 30 तक वो छोटे 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 बॉक्सेस बने हुए थे, वो उन बॉक्स में उठा के उसको डाल देती थी। जैसे सपोज करो मैंने आज अगर बुक ली है तो 7 दिन बाद, आज क्या डेट है? 4th है। यस, 4th से 7 दिन आगे कर दो तो 11th को। अब 11th को मुझे रिटर्न करनी है तो मेरा जो वो कार्ड जो बुक में हर बुक में कार्ड होता है देखा होगा लाइब्रेरी में, वो कार्ड को 11th वाले उस पर डाल देती थी। विच मीन्स के 11th को वो अब 11th आई, वो 11th को चेक करती है कि किस किस की कौन कौन सी बुक्स आनी है और फिर किस किस से आनी है। तो मेरे पास सबसे पहले चीज क्या हो गया कि किस किस से आनी है, तो हम बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट। ये बताएगा कि कौन सा स्टूडेंट आपके किस बच्चे को बुक रिटर्न करनी है। अब बच्चा पता चल गया। बुक का आईडी सर या बुक एक का क्या? सर इसके बजाय एक रिकॉर्ड का नहीं रख लेते जिसमें ईमेल एड्रेस, बुक डिटेल्स और स्टूडेंट डिटेल्स सब हो? बेटा इसने यहाँ पे ये कहा है ना, सही। The system uses text files to store details। मतलब टेक्स्ट फाइल में ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने अभी क्या किया, अभी मेरे पास
जो जो भी मेरी डेट वगैरह थी वो मैंने आइडेंटिफाई की कि कौन कौन से बच्चों को देनी है, मतलब कौन कौन से बच्चों को मुझे ईमेल करनी है। तो मैंने तो पहले बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अब तक बुक रिटर्न ही नहीं की। बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं जो रिटर्न टाइम पे कर देते हैं, कुछ मेरे जैसे होते हैं जो 2-2 साल तक बुक रिटर्न नहीं करते। तो सेम पहले तो आइडेंटिफाई किया आपने कि कौन सा स्टूडेंट है जिसको मुझे ईमेल करनी चाहिए। अब एक थोड़ी होगा, मल्टीपल होंगे। आइडेंटिफाई हो गए, मतलब आप ये मॉड्यूल को बुलाओगे, ये आपको नाम पूरी एक लिस्ट बता देगा कौन कौन से बच्चे हैं। अब उन बच्चों की आपको डिटेल्स लेके आनी है, तो आप दूसरा लिख सकते हो कि गेट डिटेल्स। ये थोड़ा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं डिटेल्स ले आऊंगा किसकी, बच्चों की। अब उस डिटेल में क्या मौजूद होगा मेरे पास, ईमेल होगी, सही, स्टूडेंट आईडी होगी, बुक आईडी, और बुक आईडी होगी, और लोन डेट, होगा कि मुझे कितना पे करना है, डेट कि मतलब कब तक थी, या फिर वो अलग से ड्यू मॉड्यूल पे। डेट। चलो, ये साइड गेट डिटेल्स में आ जाएगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैं इस गेट डिटेल्स को यूज करते हुए ईमेल भेज दूंगा। 3 मॉड्यूल मांगे ना इसमें, पता, जी सर। 3 मार्क्स है। तो आपने कहा पहला मॉड्यूल, अब देखो नाम कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैंने कहा कि पहला मॉड्यूल है आइडेंटिफाई स्टूडेंट। तो आइडेंटिफाई द स्टूडेंट विद ओवरड्यू। फिर मैंने गेट डिटेल्स की, टू गेट डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल से आ गया, अब आपने सेंड ईमेल कर दो। सेंड एन ईमेल टू द स्टूडेंट। बस बहुत है, ज्यादा मत लिखना इसमें। 3 ही मार्क है, मुझे पहले 6 मार्क लग रहा था, इसलिए ज्यादा सोच रहा था। इज इट क्लियर? यस सर। The program designer जी सर। produces a structure chart for the new module. Part of the structure chart is shown. आपके पास ये है मॉड्यूल ए। अच्छा, ये एरो का मतलब क्या होता है? सर ये रिपीट कर रहे। रिपीट कर रहा है, मतलब लूप चला रहा है। लूप चलाने का मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे क्या कोई वो डायमंड बॉक्स लगा हुआ है? नो नहीं। नो सर, सर, पेपर डायमंड बॉक्स वो कंडीशन अगर है। लगा होता है उसका कॉल मतलब कर ये रहा है। होता है कि मॉड्यूल ए इन तीनों में से किसी एक को कॉल कर रहा है, अगर डायमंड बॉक्स होता। अभी डायमंड बॉक्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूल ए जो है वो तीनों मॉड्यूल्स को बुला रहा है और ये बार बार चल रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं मॉड्यूल ए इज कॉलिंग मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी रेपिटेडली। बार बार बुला रहा है ना। टू न्यू मॉड्यूल्स आर एडेड, मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई। मॉड्यूल एक्स के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग एंड अ रियल नंबर एज अ पैरामीटर, and returns a boolean value। बेटा मॉड्यूल वाई रिटर्न कर रहा है boolean। मॉड्यूल डी विल कॉल आइदर एक्स और मॉड्यूल वाई। मतलब यहाँ पे जो मॉड्यूल डी है इसके नीचे आनी चाहिए, तो आपने मॉड्यूल डी को ही बनाना है। कह रहा है ड्रॉ ओनली द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल एक्स वाई एंड डी।
अच्छा, तो आपने मॉड्यूल डी बनाया। इस सर इसमें पे डिसीजन लगेगा ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आइदर मतलब दोनों में से कोई एक को। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे डायमंड ये कह बॉक्स रहा होगा। है आइदर, तो मतलब आपका डायमंड बॉक्स आएगा। मॉड्यूल एक्स, मॉड्यूल वाई। अच्छा, क्या अच्छा एक्स के पास तो ना कोई पैरामीटर है ना एक्स को रिटर्न कर रहा है, लेकिन जो वाई है वो स्ट्रिंग और रियल पैरामीटर, दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। सर तो दो अनफिल्ड डॉट्स बना के उनके हाँ अनफिल्ड। और रिटर्न क्या कर रहा है, सर बूलियन कर रहा है, बुलियन तो तो एक फिल डॉट। फिल्ड डॉट हो गए। एक फिल डॉट वापस रिटर्न कर, बस। मुफ्ती 5 मार्क्स। हाँ कह सकते हो, तो ये भी तो फ्री के ही थे। नहीं हाँ ये भी फ्री के ही थे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेगा, खाली मत छोड़ के आना बस। आखिरी क्वेश्चन। हाँ, a computer shop assembles computers using items bought from several suppliers. A text file stock.txt contains information about each item. Information for each item is stored as a single line in the stock.txt file in the format item number, supplier code and description. Item number, supplier code और description है। इसमें फॉर्मेट और कमेंट अच्छा लिखा हुआ है कि आइटम नंबर 4 है, सप्लायर 5 है और डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रिंग है जो मिनिमम 12 कैरेक्टर्स की होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। The file is organized in ascending order of item number and does not contain all possible values in the range। मतलब इसने कहा है कि 001 से 599 तक जो वैल्यूज हैं जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फिल्ड अप है, बीच बीच में गैप भी हो सकता है। A programmer has started to define the program modules as follows: supply मतलब sub exists already written मतलब लिखा हुआ है, call with a parameter of type string representing a supplier code, मतलब आप इसको supplier code भेजोगे, return true if the supplier code is already in use, otherwise returns false। ये मतलब बेसिकली supplier exist के बारे में। आपने ये चेक करना है कि फाइल में ऑलरेडी supplier exist करता है या नहीं करता। is new supplier, call with a parameter of type string representing a new supplier code, return true if the string only contains alphabetic characters, either upper or lower उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, and the supplier code is not already in use, otherwise returns false। मतलब इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स ना हो या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, तो आपने रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना। क्या ये बात समझ आई है? वो तो समझ में आ गया, बस इतना नहीं समझ में आया कि इसको कोड में फॉर एग्जांपल जैसे सब एग्जिस्ट में से हम वैल्यू कहीं पे स्टोर करवाएंगे और फिर उसे कंपेयर करेंगे, ऐसे होगा? नहीं देखो, पहले तो ये इसके चलो हेडर से एक एक करके लेके चलते हैं, पहले हेडर पे बात करते हैं। हेडर इसका क्या कहता है, तो यहाँ पे ये इसने कह दिया है write pseudocode for module subbase of runtime should be a part of solution of general runtime error if the given parameter is not 5 characters in length। अच्छा जी, तो बेटा ये वाली बात समझ आ रही है, पहले तो ये बताओ। नहीं सर। बेटा सप्लाई एग्जिस्ट, जो सब एग्जिस्ट है उसके ये जो पैरामीटर की वैल्यू जो आप भेजोगे ना वो कितनी होनी चाहिए, 5 5 कैरेक्टर। कैरेक्टर्स। तो आपने अब यहाँ पे क्योंकि 5 कैरेक्टर से ज्यादा या कम हो नहीं सकते, ये कह रहा है कि 5 से ज्यादा या 5 से कम कैरेक्टर्स आपने भेजे तो ये जो सब एग्जिस्ट है ये मेरा प्रोग्राम क्रैश कर देगा।
तो मुझे सबसे पहले क्या चीज चेक करनी चाहिए कि जो मैं कोड बनाऊंगा वो 5 का होना चाहिए, मतलब जो सप्लायर कोड होगा। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा फंक्शन इज न्यू सप्लाई, पैरामीटर एक ही आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू सप्लाई, ये एक स्ट्रिंग है और ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन रिटर्न कर रहा है। अब सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी लेंथ 5 है या नहीं है। अगर बेटा इसकी लेंथ 5 नहीं है तो क्या इसको और चेक करने की जरूरत है कि इसमें अल्फाबेट्स है या नहीं है? नहीं सर, उसे बंद कर दे। बंद कर दो, सीधा सीधा रिटर्न फॉल्स करा दो। तो मैंने लिखा इफ लेंथ ऑफ न्यू सप्लाई जो भी है, अगर वो इक्वल्स टू 5 नहीं है तो क्या करोगे? प्रोग्राम को बंद करना है। बंद करने का तरीका क्या है? रिटर्न फॉर एंड। फंक्शन का याद रहे कि फंक्शन जहां भी रिटर्न पढ़ ले एक बार फंक्शन बंद हो जाता है, उसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता। अब पता चल गया कि मेरे पास ये जो मैंने पैरामीटर पास करवाया है ये 5 कैरेक्टर्स का, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि तभी तो हम नीचे आएंगे वरना नीचे जाएगा ही नहीं है, यहीं पे बंद हो जाएगा प्रोग्राम। यहां तक लॉजिक क्लियर है? यस सर। अब बेटा चेक करते हैं कि आपका ये कोड जो है वो ऑलरेडी इन यूज नहीं होना चाहिए। सही? सर फिर ये सब एग्जिस्ट को कॉल करेगा? एग्जैक्टली exactly. तो मैंने कहा इफ सब एग्जिस्ट के अंदर मैंने नया सप्लायर का कोड भेजा, अगर ये इक्वल्स टू व्हाट, क्या है, थिंग ट्रू हो जाता है तो। अगर ये इक्वल्स टू ट्रू है देन रिटर्न क्या कर दो? फॉल्स। ओ हाँ। कोई ऐसा जिसको ये वाली लॉजिक ना समझ आई हो बेटा? एनीवन? कोई भी ऐसा नहीं है? आसान? समझ आ गई सर। ओके गुड। अब मेरे पास लेंथ भी 5 है और एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए कि ये 5 के 5 कैरेक्टर जो ये यूजर ने भेजे हैं न्यू सब में वो ए और जी के बीच में है या नहीं है। तो मैंने सीधा सीधा क्या किया, अपना फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 to 5 किया, लेटर अलग करते हैं। लेटर अलग करने के लिए अच्छा इसने एक चीज बोली थी कि आइदर अपर और लोअर, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो हम एक काम करते हैं, वही अहमद तुम्हारी वाली बात पहले से ही सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं या अपर में कन्वर्ट कर देते हैं। टू लोअर किसको? ऐसे नहीं, एल केस लिख जो लिखते हैं वो नहीं होता क्या यहाँ पे? एल की, हाँ लेकिन नहीं, ये यहाँ पे अगर इस केस में देखो ना तो ये शायद देखो ज्यादा टू लोअर यूज करवाता है आपसे। ये रहा एल केस नहीं है, देखो उसने क्या दिया है। सही है? ओके ओके सर। मैंने ये कहा ना कि इसमें से देख के कर लिया ज्यादा बेहतर है। उसकी कौन सी वाली पोजीशन? एक्स वाली पोजीशन। एक्स की वाली इनिशियली 1 होगी तो ये एक उठा लेगा, या तो मिड वाला फंक्शन यूज करना चाहो तो कर लेना। अब मैंने लिखा इफ लेटर अगर लेस देन ए है या मेरा लेटर ग्रेटर देन जी है
तो प्रोग्राम को बंद कर दो ना। अगर एक भी कैरेक्टर मेरा लेस देन ए या गेट सॉरी मतलब अल्फाबेट नहीं है तो रिटर्न क्या करा दो, फॉल्स करा दो। एंड नेक्स्ट। अब बेटा मेरे पास मेरी ये वाली कंडीशन भी नहीं रही, ये भी नहीं हुई, और ये सारे के सारे अल्फाबेट्स रहे, तो एंड में प्रोग्राम को क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू रिटर्न करेगा बस। और एंड फंक्शन। हाँ, आप में से अगर किसी को कोई इसमें वो आ रहा था तो आप वो रख सकते थे कि यहाँ पे रिटर्न फॉल्स रिटर्न फॉल्स रिटर्न फॉल्स ना लिखाते, यहाँ पे अलग अलग फ्लैग्स यूज कर लेते और एंड में एक सिंपल कंडीशन लगा दी कि अगर ये सारे फ्लैग मेरे ट्रू हुए हैं, अगर ये सारे फ्लैग मेरे फॉल्स हैं तो रिटर्न ट्रू करे, वरना रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर नहीं समझ आया तो बेटा मैं ग्रीन से लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सर मैंने एक लिख चीज दिया। सर एक सेकंड। जैसे जो अभी इसमें आप बता रहे हैं कि अगर हम इसमें फ्लैग्स लगा देते हैं तो सर एंड में फिर जो फ्लैग्स होगा उनको और से चलाएंगे कि एंड से? एंड से। ये अब देखो इनवैलिड को मैंने कर दिया ट्रू, सही है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जिस्ट को ट्रू, और यहाँ पे मैंने कर दिया इनवैलिड कैरेक्टर को ट्रू। तो अब इसकी जगह यहाँ पे सीधा से लिखोगे इफ इनवैलिड लाइन इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड exist is equals to false and invalid character is equals to false, then return true। अच्छा सर, मैं उल्टा सोचा था, मैं ट्रू के हिसाब से सोचा था कि अगर वो ट्रू हो जाता है और इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो बाकी सबको वन कर दे और फिर उसको रिटर्न ही ना करे, फॉल्स रिटर्न करे। हाँ मैं वो, ट्रू के हिसाब से सोच रहा था। तो ये तरीका भी लिखा जा सकता था और जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है वैसे भी लिखा जा सकता था। देखो अगेन एल्गोरिथम में तरीके बहुत हो सकते हैं, आपने बस दिमाग में ये रखते हुए चलाना होता है कि ये प्रोग्राम एक एक लाइन को देखते हुए चले। देखो मैंने बताया ना कि ये जैसे एग्जिस्ट का फॉल्स अब आगे जाएगा ही नहीं, तो मैंने उस हिसाब से स्टेप्स बनाए इसके। ना आगे चलते हैं। ओके। A new module has been defined. Check new item. Call with a parameter of type string representing a line of item information. Check to see whether an item with the same item number already exists in the file. Returns true if the item is not already in the file, otherwise returns false. क्या ये बात समझ आई क्या क्या रहा है? सर बस सिंपली वो करवा रहा है ना, आपसे सर्च करवा रहा है आइटम कि अगर आपका वो आइटम फाइल में है कि नहीं। फाइल में है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बात यह है कि ये रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास शुरू के 4 कैरेक्टर में क्या होगा? आइटम नंबर होगा। फिर जो 5 कैरेक्टर होंगे उसमें क्या होगा? सप्लायर आपका आईडी। सप्लायर आईडी होगी और वो होगा। आपने चेक करना है कि आइटम नंबर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, जो यहाँ से इसने भेजा है फाइल तो से मतलब उठाओ, डेटा उठाओ उठाओ। सिंपली बस उसको एक्सट्रैक्ट करे और इसे कंपेयर करता जाए, मतलब हर कर किसी के सकते हैं। लिए। हाँ। सर ये राइट फाइलिंग सर ये एफिशिएंट सूडो फाइलिंग को। के थ्रू होगा ना? फाइलिंग के थ्रू होगा ना, क्योंकि वो सारा डेटा फाइल में सेव्ड है। हाँ हाँ, फाइल आप सबसे पहले फाइल को ओपन करोगे। सर हम फाइल में जब किसी लूप के अंदर न्यू फाइल यूज करते हैं तो वो इस इटरेशन पे अगली लाइन करता है ना। जब मोहम्मद आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी।
सर मैं कह रहा हूँ कि हम जब लूप के अंदर रीड फाइल यूज करते हैं तो वो हाँ, each एक ऑपरेशन लाइन पे रीड करने अलग के बाद अलग। खुद ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे चले जाते हैं। सही है। तो मेरे पास अच्छा फंक्शन है, तो मैंने लिखा फंक्शन 7 मार्क्स का। ओके, तो हमने लिखा फंक्शन चेक न्यू आइटम, उसमें लाइन आ रही है, तो न्यू आइटम ये एक स्ट्रिंग होगा और ये रिटर्न्स क्या करेगा, बूलियन करेगा। अगेन डिक्लेरेशन में फिलहाल नहीं कर रहा, डिक्लेरेशन आप सबको देखो, ये डिक्लेरेशन वगैरह आती है इसलिए मैं चीजों को, लेकिन ये देखो मैं गैप छोड़ देता हूँ। तो फाउंड को हमने कर दिया फॉल्स ना। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसमें से हम वो अलग करते हैं। तो न्यू आइटम नंबर लेफ्ट साइड से, किसका लेफ्ट, न्यू आइटम का, पहली पोजीशन से 4 कैरेक्टर उठा के अलग कर लिए, मतलब मैंने आइटम नंबर अलग कर दिया, ये मेरा आइटम है। अब मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया रिपीट से और फाइल को रीड करते हैं। मैंने कहा रीड फाइल, फाइल का नाम क्या था, स्टॉक डॉट टी एक्स टी, और इसको उठा के ले आते हैं हम हमारे फाइल डेटा। मैं न्यू लाइन रख रहा था लेकिन न्यू लाइन कंफ्यूज कर देता। फाइल से डेटा उठा लिया हमने। अब इस फाइल के डेटा को हमें अलग करके कंपेयर करवाना है, किससे, इससे। तो हमने लिखा इफ न्यू आइटम नंबर इक्वल्स टू है लेफ्ट ऑफ फाइल डेटा के 4। अच्छा, यहाँ मैंने एक गड़बड़ की है, मुझे समझ में आया कि ये आपने कॉमा 4, लेफ्ट के अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर्स आते हैं, 3 नहीं आते। तुम लोग मुझे कुछ बता नहीं रहा, सब सो रहे हो। अगर न्यू आइटम नंबर लेफ्ट फाइल डेटा के इससे इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, फाउंड को True. ट्रू कर देंगे। एंड इफ, अनटिल कब तक करना ही है, या तो मेरी फाइल एंड हो जाए, एंड ऑफ फाइल कौन सी, स्टॉक डॉट I टी एक्स found टी, false sir. या मेरा फाउंड ट्रू हो जाए। बेटा फॉल्स नहीं, मिल गया ना, मिल गया तो रोक दो। अब मैंने कहा क्लोज फाइल कर देते हैं, फाइल का काम खत्म हो गया। फिर आपने लिखा इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स करोगे, वरना फिर आप रिटर्न ट्रू कर दो। एंड इफ, एंड फंक्शन। किसी को कोई क्वेरीज, नहीं सर। ये बहुत सिंपल और सीधा था आपका, मेरे ख्याल से। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन 7 मार्क्स फ्री के थे।
सर ये आप ग्रुप पे डाल देंगे ना? पेपर तो मैं डाल दूंगा, लेकिन तुम लोग खुद से भी तो कुछ करो ना यार। सर इसको आप डालेंगे ना तो फिर मैं इसको सॉल्व करके ना फिर इससे चेक करूँ। चलो ठीक है। The program module sub access is new sub and check new item are part of a group of modules that are combined to create a complete stock control program. Each module in the program is tested individually. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो सर हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।